यूनिट 6 ग्रेविटेशन क्लास 11। जितने भी फाइनल एग्जाम होंगे सभी स्कूल्स में लगभग 8 से लेकर के 10 नंबर तक का एग्जाम पेपर उसमें मिलेगा आपको। ठीक है जी, 8 से 10 नंबर तक का आएगा। एक डेरिवेशन डेफिनेटली होगा, 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे कम से कम 1-1 नंबर के, और एक न्यूमेरिकल भी होगा। तो उसी तरीके से आप इसकी तैयारी करेंगे। ग्रेविटेशन की स्टार्टिंग कहां से है जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, ये अर्थ है एक स्फेरिकल शेल। मुझे पता है अर्थ एक स्फेरिकल शेल नहीं है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम इसे स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं। अर्थ की आप जो रेडियस कंसीडर करेंगे वो हमेशा कैपिटल आर मान लेंगे और मास कैपिटल एम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने अर्थ की सरफेस से किसी ऊंचाई पर एक पॉइंट मास रख दिया एम। पॉइंट मास का मतलब है एक ऐसा मास जिसका मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 100 केजी, लेकिन उसका साइज नेग्लिजिबल हो। अब मैंने इसे फ्रीली छोड़ दिया, तो फ्रीली छोड़ने पर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, F इज इक्वल टू mg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जब इसके ऊपर इतना फोर्स लगा तो इसके अंदर एक मोशन जनरेट हुआ, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरेट हुआ। तो लीनियर फोर्स जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कितना हुआ, ma। अंडर इक्विलिब्रियम सिर्फ तब आप ma इज इक्वल टू mg रख सकते हैं जब पॉइंट मास से लेकर के अर्थ की सरफेस तक परफेक्ट वैक्यूम हो। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? कंसेप्ट क्लियर? तो हम क्या कहेंगे, अंडर इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल्स टू ma। m से m कट गया तो a इज इक्वल्स टू g आया। a एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों की SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों की CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट भी सेकेंड और CGS यूनिट भी सेकेंड होती है। ये क्वेश्चन आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में या हॉट क्वेश्चंस में मिल सकता है। क्या कहेंगे वो कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज सेम SI यूनिट एंड सेम CGS यूनिट। CGS यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर गॉसियन सिस्टम या गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कांसेप्ट क्लियर? CGS का मतलब ये नहीं होता सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS का मतलब होता है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कांसेप्ट क्लियर? तो आप ध्यान देंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। तो जिसे कई बार आप ग्रेविटी ग्रेविटी बोला करते थे, सही मायने में वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां से कंफर्म हो गया? कांसेप्ट क्लियर? यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग थी कि स्मॉल g क्या होता है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी एवरेज वैल्यू को अर्थ की सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर किया जाता है। अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में ये लिख के मिलती है। इसका मतलब क्या है कि 9.8 इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू वेरी करती है लगभग 9.6 से लेकर के 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक, जिसका एवरेज निकल करके अप्रॉक्स 9.81 आता है, क्योंकि स्लाइटली 6 से ज्यादा होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है जी। अब इसके बाद आप दूसरा मेन टॉपिक इसमें क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। जब आप न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ पढ़ेंगे तब इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, क्या हमें यह बात कही गई थी कि दो ऑब्जेक्ट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है, मासेस अट्रैक्ट ऑलवेज, कभी रिपेल नहीं करते। दो मासेस के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसके बारे में बताया सबसे पहले आर्यभट्ट ने था और इसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन सबसे पहले न्यूटन ने किया था। कांसेप्ट क्लियर? तो यहां से हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ आता है न्यूटन का, क्या कि अगर आपके पास
दो पॉइंट मासेस होते हैं, पॉइंट मासेस। सवाल उठता है यहां से, पॉइंट मासेस होता क्या है? अगर दो मासेस का मैग्नीट्यूड कुछ भी क्यों ना हो, कम और ज्यादा, ठीक है जी, लेकिन उनका साइज नेगलाइजेबल हो। साइज नेगलाइजेबल का मतलब है अर्थ बहुत बड़ी है, सन बहुत बड़ा है, लेकिन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जिस दूरी के रेस्पेक्ट में सन भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है और अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट नेगलाइजेबल साइज के हैं और इनके बीच की दूरी इनके साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तब इन दोनों ऑब्जेक्ट को पॉइंट मासेस कहा जाएगा। एक मास को मैंने m1 कंसीडर कर लिया और दूसरे मास को मैंने m2 कंसीडर कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two masses which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। जितना दो मासेस के बीच का प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जितनी दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नॉट कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है जी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहेंगे और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सवाल उठा कि सर आपने इतनी लंबी ऐसा यूनिट कैसे याद की? मैंने ऐसा याद ही नहीं किया, मैंने जी को यही रखा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है जी। और मैंने रखा फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस इन मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 केजी इसके नाम का और 1 केजी इसके नाम का, तो केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नॉट कंसेप्ट क्लियर? पक्का? अब सवाल यह है कि सर इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने आज तक यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट या किसी भी सैटेलाइट पर जो खोज की है उस खोज में स्मॉल जी की वैल्यू हमें यही प्राप्त हुई है हर जगह, जिसके कारण इसे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? नॉट कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? हर एक बच्चे को क्लियर है? ठीक है जी। अब यहां तक की बात होगी क्लियर। अगर दो मासेस के बीच कोई मीडियम आता है या दो मासेस के बीच कोई मीडियम नहीं होता है, मतलब परफेक्ट वैक्यूम होता है, तब भी स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा यही कांस्टेंट रहती है, इसीलिए भी इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है जी। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। क्या? रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? ठीक है जी, कोई रिलेशन है क्या जिस रिलेशन में दोनों का फॉर्मूला यूज किया जाता हो, दोनों की वैल्यू यूज की जाती हो? चलो देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कंसीडर कर लिया ये अर्थ है जिसका मास m और रेडियस कैपिटल R है, और इससे कुछ ऊंचाई पर मान लीजिए यहां पर मैंने एक मास रख दिया स्मॉल m। ये हाइट अर्थ की सरफेस से h है, तो मैं r प्लस h को कंसीडर कर लिया स्मॉल r। तो मैंने कहा इस मास और अर्थ के बीच ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? g m1 की जगह कैपिटल M और m2 की जगह स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और इसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी कितना फोर्स अप्लाई करेगी? mg। एक चीज यहां से क्लियर कीजिएगा जरा जल्दी, दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के मासेस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, खींचने के लिए जो फोर्स लगा है, जो एक्सेलरेशन पैदा करता है, वो फोर्स हमेशा स्मॉल मास पर डिपेंड करता है, जो मास गिरता है अर्थ के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दोनों को आप इक्वेट करेंगे बराबर, इक्वेट करने पर mg इज इक्वल्स टू आ गया gm अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरे पास आ गया
ये रिलेशन बन गया दोनों के बीच। अब स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल आर प्लस एच। तो जी एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं ये कहूंगा, मान लीजिए जिस हाइट पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हाइट है, जो कि अर्थ की रेडियस के कंपेयर में नेगलाइजेबल है, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस होती है वो 6400 किलोमीटर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर के बराबर होती है। तो मैंने मान लिया इफ स्मॉल एच इज वेरी लेस देन आर देन नेग्लेक्ट एच। जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बहुत छोटी होती है तो लगभग सम करके बड़ी क्वांटिटी के बराबर ही आता है। तो हमने h को 0 मान लिया और हमारे पास रिलेशन क्या बन गया? तो ये रिलेशन आप लिखा देखते हैं। अब इस रिलेशन से हमने क्या क्या चीजें पढ़ी और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, अब ये डिस्कस करूंगा मैं 2 मिनट के लिए। आप इस सब चीज को एक बार रफ में लिख के देखें फास्ट, सिर्फ फॉर्मूले। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ये फॉर्मूला सभी प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इस फॉर्मूले से हमने क्या क्या सीख लिया? फर्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है अगर प्लैनेट का मास बढ़ता है और उसकी रेडियस कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखिएगा, जिस न्यूमेरिकल में प्लैनेट का मास बढ़ा हो, अगर उस न्यूमेरिकल में उन्होंने रेडियस का जिक्र नहीं किया तो आपको उसमें क्या रखना है? रेडियस का कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया गया इफ द मास ऑफ अर्थ बिकेम डबल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट बिकेम डबल। कांसेप्ट क्लियर? अगर मास कांस्टेंट और रेडियस बढ़ती है तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कब? जब मास कांस्टेंट है। अगर आपको ये कहा गया है कि अर्थ की रेडियस डबल हो गई तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? रेडियस बिकेम डबल, इसका स्क्वायर है तो जी बिकेम 1/4। स्मॉल जी कितना हो जाएगा? 1/4। यहां तक तो आप सभी ने पढ़ा अच्छे से। आप लोगों को यही पढ़ाया गया है कि अर्थ की अगर रेडियस बढ़ती है तो हमेशा उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। लेकिन जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लेनेट है जिसकी रेडियस भी ज्यादा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज्यादा है, तो वहां क्या केसेस रहे होंगे जरा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से तब्दील कर दूंगा कि किसी भी प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसके डेंसिटी के रेस्पेक्ट में आ जाए। डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और सभी प्लैनेट्स की वॉल्यूम को एक स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर रखा जाता है क्योंकि प्लैनेट्स को स्फेरिकल मान लिया जाता है। जब मैंने यहां से मास की वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आया? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में यह कहा जाता है कि एक्स इसकी जो भी प्लैनेट है उसकी ग्रेविटेशन डेंसिटी कांस्टेंट है, तब आप क्या करेंगे? तब आप सबसे पहले स्मॉल एम को रिप्लेस करेंगे यहां डेंसिटी एंड वॉल्यूम से। कैपिटल जी एज इट इज, स्मॉल एम इज रिप्लेस्ड बाय रो एंड 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट के एक आर बचा, ये सभी टर्म्स कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन रेडियस इफ द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट। हमेशा याद रखेंगे हमेशा। डेंसिटी अगर कांस्टेंट है किसी भी प्लैनेट की तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है जब उसकी रेडियस बढ़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट तो ये पॉइंट था, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अगर दो आपके पास स्फेरिकल शेल है, ये आपके नोट्स में मैंने कराया है, जिनका साइज सेम है और मटेरियल भी सेम है। जब साइज सेम है और मटेरियल सेम है और सेम कंडेंस्ड है वो, तो उनका मास भी सेम होगा और उनकी डेंसिटी भी सेम होगी। ठीक है जी। मतलब दो स्फेरिकल शेल लिए हमने
जिन जो ठोस है, सॉलिड है, और जिनकी डेंसिटी सेम है, साइज सेम है, तब ये कहा जाता है कि देन द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be directly proportional to r की पावर 4 या r की पावर 2 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर 4 या नन ऑफ दीज। इन 5 ऑप्शन में से तब क्या ऑप्शन करेक्ट होता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। कई बार मैंने डीएवी में भी देखा है, सेंट मैरी एकेडमी, पाइनवुड, आशा मॉडर्न में कई बार देखा, 2-3 बार मैं अपने स्कूल में दे चुका इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसकी रेडियस आर, दोनों का मास m, तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा? g m1 इंटू m2 को मैंने m स्क्वायर रखा अपॉन 2r का स्क्वायर। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों स्फेरिकल शेल टच करेंगे एक दूसरे को, ये भी लिखा होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, इफ टू spherical shell of same radius, same density are placed in contact with each other, then gravitation force of attraction between them, और इस तरीके से ऑप्शंस होंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। G m की जगह क्या लिखेंगे आप? रो स्क्वायर, 4 को 16, 3 को 9, पाई स्क्वायर r की पावर 6, और डिनोमिनेटर में आएगा 4r स्क्वायर। r स्क्वायर से r की पावर 6 कट गई, तो क्या बचा r की पावर? तो f विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? नॉट कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे क्या, अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हाइट के साथ और डेप्थ के साथ बदलती है। सवाल है हाइट के साथ किस तरीके से बदलेगी और डेप्थ के साथ किस तरीके से बदलेगी। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, ये 3 नंबर में डेरिवेशन आ जाया करता है। ठीक है जी, ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहां क्वेश्चन बनता है कि शो दैट देयर इज इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहले हाइट के लिए हम इसे प्रूफ करेंगे, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने मान लिया ये अर्थ है, बहुत आसान लैंग्वेज में समझिए जरा। जिसकी रेडियस आर है, मास m, तो सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो gm अपॉन r स्क्वायर होगी। मैंने मान लिया मैं h हाइट पर चला गया, यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी h हाइट पर? इसे मान लीजिए g डैश, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है जी, समझ आ गया? अब आप g डैश अपॉन g कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या होगी? gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gm अपॉन r स्क्वायर। gm से gm कैंसिल हो गया, r स्क्वायर ऊपर चला गया, तो g डैश इज इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे आप, मैंने यहां से कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से r, क्योंकि ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर था तो बाहर r स्क्वायर आएगा। r जहां से गया वहां 1, और h के डिनोमिनेटर में आप r से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट के ऊपर बनता है क्या? डिनोमिनेटर ऊपर गया तो पावर माइनस हो गई, तो g डैश इज इक्वल्स टू g 1 प्लस h बाय r की पावर -2। ये बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, 1 प्लस x की पावर -n दैट इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दिया करते हैं 1 माइनस nx। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहां से आप क्या लिखेंगे? इसकी मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे आप, और यही आंसर। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
एट हाइट r/2, तो वहां पर आप g डैश इज इक्वल टू जी 1-2 एट हाइट r/2, तो h की जगह क्या लिखेंगे आप r/2, और डिनोमिनेटर में आ क्या है r, तो g डैश इज इक्वल्स टू जी 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, तो 3200 किलोमीटर की हाइट पर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है। यहां से दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। एट विच हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 0, तब आप किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तब आप यहीं पर 0 रख देंगे। एट विच हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, तब जी डैश को आप 0 रखेंगे, 1 - 2h/r, ये इसके डिनोमिनेटर में आकर 0, 1 - 2h/r, -1 इज इक्वल टू -2h/r, माइनस से माइनस कैंसिल, r इज इक्वल टू 2h, h इज इक्वल टू r/2। r इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो h की वैल्यू आपके पास आई 3200 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? प्रश्न आपके पास इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है कि किस हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 30% रह जाएगी, 30% रह जाएगी या 30% रिड्यूस होगी, दोनों में फर्क है। 30% रह जाने का मतलब है 30/100 ऑफ जी, 30/100 ऑफ जी, और 30% रिड्यूस का मतलब है 70% रह गई, 70/100 इंटू जी। कंसेप्ट क्लियर? तो इस सिचुएशन के लिए जरा क्वेश्चन करेंगे, जी डैश (3/10), ये धरा के हो गया -1 - 2h/r, यहां से सोल्व कर लेंगे, ये आपका काम है। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब निकालते हैं इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर स्कूल्स में यही पूछा जाएगा। मैंने कंसीडर कर लिया, यह अर्थ है एक स्फेरिकल शेल जिसकी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ के सेंटर पर अभी आप प्रूफ कर लेंगे खुद ब खुद ही कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या वेट दोनों 0 होते हैं। वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, मास डिपेंड नहीं करता है। कंसेप्ट क्लियर? सो प्रत्यय समझ आया? मैंने मान लिया हमने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया और डी डेप्थ तक हम आ गए। आगे बची हुई रेडियस सेंटर से कितनी बचती है, r - d, और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, g m' (r - d) का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों के एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, हाइट के साथ आपने मास को चेंज नहीं किया, लेकिन डेप्थ के साथ आपने मास को चेंज किया। हाइट के साथ कोई मास बढ़ा नहीं है, अर्थ के सेंटर के चारों तरफ अर्थ की बाउंड्री एज इट इज है, लेकिन डेप्थ के साथ साथ इतना मास, ये सारा ये रिड्यूस हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल सेंटर के चारों तरफ जो मास बचता है प्लेनेट का, उसके कारण पैदा होता है। याद रखेंगे वैसा? तो इसलिए मास हमने रिड्यूस कर दिया। मास इक्वल्स टू किसके बराबर होता है जी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आर स्क्वायर से एक आर कट जाए, आर की पावर 2, सिर्फ एक आर बचता है। सेम एज हियर, जी अपॉन r - d का होल स्क्वायर एज इट इज, और मास को आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितनी बची, r - d का क्यूब, इस क्यूब से स्क्वायर कट गया। तो मेरे पास अब g डैश अपॉन g की वैल्यू क्या बची,
जीरो 4/3 पाई आर माइनस डी अपॉन जीरो 4/3 पाई आर। यहां कैंसिल हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी डैश अपॉन जी दैट इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन, तो जी डैश इज इक्वल्स टू आ गया जी 1 माइनस डी बाई आर। हाइट में मैंने देखा था यह फॉर्मूला, हाइट के केस में 2h था, डेप्थ के केस में d है। इसका मतलब यह है हाइट का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू द डेप्थ। कितना? जस्ट डबल। यहां 2 है, मतलब यह है मेरा, अगर यह सरफेस है, अगर 3200 किलोमीटर की हाइट पर आपका आंसर 0 आया था, तो यहां 6400 किलोमीटर की डेप्थ पर 0 आएगा। जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर चलने पर 100 किलोमीटर में घट जाती है, डेप्थ में चलने में उतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को घटने के लिए 200 किलोमीटर का आधा घंटा चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आया? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर बिकम इक्वल टू द डेप्थ। जब आर और डेप्थ मतलब डी डेप्थ एंड आर बराबर होंगे तो यहां से 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकेम 0। वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, तो वेट भी सेंटर ऑफ अर्थ पर 0 हो जाता है। अर्थ इस तरीके से है कि पोल पर उसकी रेडियस कम होती है सेंटर से एज कंपेयर टू द इक्वेटर। यहां रेडियस कम है पोल पर इक्वेटर के मुकाबले, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कम पोल पर तो जी की वैल्यू ज्यादा, तो आप ये कहेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर रेडियस ऑफ अर्थ कम होती है, इसीलिए नॉर्थ और साउथ पोल पर वेट ज्यादा महसूस देता है, लेकिन मास बराबर रहता है, चाहे वो इक्वेटर पर हो चाहे वो पोल पर हो। तो अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलता है तो क्या वेरिएशन आती है उसके वेट में? पहले उसका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट करता है इक्वेटर तक, उसके बाद इक्वेटर से पोल की तरफ दोबारा से बढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसी प्रकार से घटती और बढ़ती है। कांसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? पक्का? 100% समझ आया? ठीक है। अब है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने 3 नियम दिए। केपलर से पहले गैलीलियो ने कहा था सन सेंटर पर है और अर्थ उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रोटेशन करती है, रिवॉल्यूशन करती है, जो कि गलत साबित हुआ बाद में। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात? उनसे पहले यह माना जाता था कि अर्थ सेंटर पर है और पूरा यूनिवर्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो केपलर आए, केपलर ने समझाया, केपलर ने 3 नियम दिए और तीनों के तीनों नियम का कोई ड्रॉबैक अभी तक नहीं है। ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था? सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट्स एलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्यूशन करते हैं, और क्योंकि सर्कल की दोनों डायमीटर बराबर लेंथ की होती है तो उसका एक सेंटर होता है। इलिप्स के साथ ऐसा नहीं है, इलिप्स की वर्टिकल डायमीटर हॉरिजॉन्टल डायमीटर से छोटी मानी जाती है, इसीलिए इलिप्स के 2 फोकस बनते हैं, एक मेजर एक्सिस पर इस तरफ और दूसरा मेजर एक्सिस पर इस तरफ। आपको जो सोलर सिस्टम दिखाया जाता है कि सन सेंटर में है और सभी प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ये फेक है। सन सेंटर पर है और कोई प्लेनेट ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे रिवॉल्व करता है, ये सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो उन्होंने कहा, इसी तरीके से आप इसी लैंग्वेज में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर all the planets revolve around the sun on the elliptical path and sun is situated at one of the foci of the ellipse। फोकस के बहुवचन को आप फोकई कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्लास 11th के सिलेबस में ना होकर के बीएससी फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स की पहली बुक में होता है, तो आपको इसका डेरिवेशन नहीं करना। अब बात करते हैं सेकंड नियम क्या था। सेकंड लॉ क्या कहता है? मान लीजिए एक प्लेनेट यहां से यहां तक चलता है, मान लीजिए 25 डेज में,
और अपने एरियल के अंदर एक एरिया स्वैप करता है डेल्टा ए। तो जब वो प्लेनेट सन के नजदीक होगा 25 डेज के अंदर, तब भी वो उतना ही एरिया स्वैप आउट करेगा डेल्टा ए। मतलब ये है मेरा कि एरिया स्वैप इन द एरियल बाय द प्लेनेट इज इक्वल इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट ऑलवेज कांस्टेंट क्या होती है। तो इसकी दो आपके पास स्टेटमेंट बन गई, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट ऑलवेज कांस्टेंट, या तो ये लिख दीजिएगा या ये लिख दीजिएगा, एरिया स्वैप आउट बाय द प्लेनेट इन इट्स एरियल इज कांस्टेंट इन कांस्टेंट टाइम। ठीक है जी। यहां से एक रिलेशन बनता है, अगर A1 एरिया T1 टाइम में स्वैप किया है तो A2 एरिया T2 टाइम में स्वैप होगा, A3 एरिया T3 टाइम में स्वैप होगा। यही क्वेश्चन ऑप्शंस में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और वहां A1/T2 लिखा हो सकता है, A1/T3 लिखा हो सकता है, कुछ भी। तो आप याद रखेंगे A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 इज इक्वल टू A3/T3। ये सेम क्वेश्चन प्रदीप बुक के अंदर भी है, एसएल अरोड़ा में भी है, दिनेश में भी है, सिंगेज में भी है। सेम क्वेश्चन डीसी पांडे में भी है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है जी। एक वो जो मैंने आपको स्फेरिकल शेल का बताया, और दूसरा ये बताया कि क्या अगर एक प्लेनेट की रेडियस बढ़ती है, अगर उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तब उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे कांस्टेंट डेंसिटी के लिए प्लेनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है अगर उस प्लेनेट की रेडियस बढ़ती है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? पक्का समझ आ गया? ठीक है बच्चे, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ समझ आया ना। एरिया स्वैप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल, दोनों तरफ डेल्टा ए एरिया स्वैप आउट हुआ है अगर दोनों तरफ का टाइम पीरियड 25 डेज के बराबर है। अब इसके बाद ध्यान देंगे आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ। देख बेटा, मैंने मान लिया यहां सन है और एक प्लेनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मान लीजिए प्लेनेट यहां पर था किसी पी पोजीशन पर, और फिर वो किसी क्यू पोजीशन पर पहुंच गया। इसे आप सी डी मानिएगा। ठीक है जी। मैंने प्लेनेट को यहां से एनालाइज करना स्टार्ट किया। सन के रेस्पेक्ट में प्लेनेट का जो रेडियस वेक्टर है वो आर वेक्टर था। प्लेनेट डेल्टा टी टाइम के अंदर अंदर यहां से यहां तक पहुंच गया, और कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चला इसने, डेल्टा आर वेक्टर। बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि प्लेनेट का साइज नेग्लाइजिबल होता है एज कंपेयर टू द रोटेशन अराउंड द सन। तो ये 90 डिग्री एंगल है, और ये साइड इस साइड के बराबर होती है, अप्रॉक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट दिखाना है। एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट दिखाने के लिए सबसे पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जो ट्रायंगल प्लेनेट ने डेल्टा टी टाइम के अंदर स्वैप किया है, और इसका एरिया मैंने मान लिया डेल्टा ए, विच इज इक्वल्स टू द हाफ बेस इंटू हाइट। डेल्टा ए इज इक्वल टू हाफ, बेस कितना है जी, डेल्टा आर, और हाइट डेल्टा। एरिया बन गया, एरिया वेलोसिटी बनानी है, एरिया अपॉन टाइम। तो अगले स्टेप में आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई यहां करेंगे, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई, मैंने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई यहां इसलिए नहीं की, ये कांस्टेंट था, चेंज हुआ है ये डिस्टेंस, तो इसी के नीचे आपने डेल्टा टी से मल्टीप्लाई की। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मेरे पास एरियल वेलोसिटी तैयार। अब मेरा मेन काम है इसे कांस्टेंट बनाना। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लेनेट की दूर जाने पर कम हो जाती है, और नजदीक आने पर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता है तो बढ़ जाती है। तो ये वेरिएबल है। अब इसे मैं रिप्लेस करूंगा ताकि राइट हैंड साइड, लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड में कांस्टेंट प्रूफ कर दूं। तो मैंने एरियल वेलोसिटी को 1/2
r इंटू वी लिखा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरिएबल और रेडियस भी वेरिएबल, क्योंकि दूर जाने पर बढ़ जाती है और नजदीक आने पर घट जाती है। ठीक है जी। तो मैंने अगली लाइन में m से मल्टीप्लाई यहां कर दी और m से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी। ये बन गया लीनियर मोमेंटम। क्या बन गया? लीनियर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। अब देखा मैंने कि अब ये चेंज होता है, रेडियस कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, बल्कि लीनियर मोमेंटम भी चेंज होता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन इधर है, यहां पर डायरेक्शन इधर है, यहां पर डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन पर लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है जी। और उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है किसके कारण? ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण। वो दूर जाती है और फिर नजदीक आने पर बढ़ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन और क्रॉस पी ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसे लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहां तक सोल्व करेंगे इस डेरिवेशन को। अब ये हो गया कांस्टेंट। ऐसा क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है जब तक पार्टिकल के ऊपर एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होगी तब तक वो चेंज नहीं होगा। प्लेनेट को कोई अपने हाथ से धक्का नहीं देता एक्स्ट्रा करके, तो उसके ऊपर कोई टॉर्क एक्स्ट्रा नहीं लगती। जब एक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगती तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। मास ऑफ द प्लेनेट नेवर चेंज, 1/2 इज कांस्टेंट, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड एरिया वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। कांसेप्ट क्लियर और नॉट? कांसेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? सवाल आ गया, 4 ऑप्शन दे रखे और 4 ऑप्शन में कह दिया वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या रेडियस, which of the following is constant for the planet? Angular momentum of the planet always constant. Concept clear? 100% समझ आ गया? External torque on the planet is 0. planet के ऊपर external torque कितना होता है? 0 होता है। Concept clear or not? Concept clear? ठीक है। अब थर्ड लो। थर्ड लो क्या कहता है जी? थर्ड लो कहता है कि अगर इस ट्राइपॉड का चक्कर आप नजदीक से काटेंगे तो समय कम लगेगा और दूर से काटेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। अगर एक प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और प्लेनेट और सन के बीच की जो रेडियस है मेजर एक्सिस की वो आर है, हमेशा ये मेजर एक्सिस के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट, यहां पर प्लेनेट है, द स्क्वायर, इसी तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे आप, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस वेक्टर बिटवीन प्लेनेट एंड सन ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस पर जो रेडियस वेक्टर है प्लेनेट और सन के बीच का, उसका क्यूब करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस वेक्टर बिटवीन प्लेनेट एंड सन। कंसेप्ट क्लियर हो गया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके कांस्टेंट आ गया के। तो दो प्लेनेट के रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड की रेशियो आप इस तरीके से निकालेंगे, पेपर में आएगा, जरूर आएगा। T1 स्क्वायर T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात? इस तरीके से आ सकता है कि अगर दो प्लेनेट हैं, उनकी रेडियस जो है उसकी रेशो 1:2 है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? ये 2 इधर जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो टाइम पीरियड की रेशो ये हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 का तो कुछ भी हो, क्यूब रूट हो चाहे कुछ भी हो, 1 ही होता है। आ गया समझ? 100% समझ आ गया। स्क्वायर करता है उसकी 2 की 3 की पावर इस तरह करके 1 आ गया। अब सवाल है यहाँ 2 का पहले करना है क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर उसका रूट, तो 2 रूट, ये आंसर। समझ आ गया? अब इसके बाद एक मेन पोर्शन स्टार्ट होता है ग्रेविटेशन चैप्टर में, जिसे कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है जी, क्या कहते हैं? सैटेलाइट। चलो जी, खैर इसके बाद सैटेलाइट सुनिएगा जरा। सैटेलाइट क्या है? अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट अपने से बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बिना किसी फ्यूल के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स घूमता रहता है, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट
किसी अपने से किसी भारी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बिना फ्यूल के सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूमता है, तब उसे भारी ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मून धरती के चारों तरफ घूमता है, कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मून धरती का सैटेलाइट है। प्लेनेट मैंने होता है घर। अर्थ को आप प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोगों का घर है, लेकिन अगर आप सन पर रहा करते तो आप अर्थ को भी एक सैटेलाइट कहते। तो मतलब जो केपलर्स के नियम थे, केपलर के नियम किसके लिए थे? प्लैनेट्स के। लेकिन वो इतने ही एप्लीकेबल एक सैटेलाइट के लिए भी हैं जो नेचुरल सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर जी? 100% समझ आ गया? ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या केपलर के लॉ सैटेलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है? जी हाँ है, हर नेचुरल सैटेलाइट के लिए वो एप्लीकेबल है जी। इसके बाद देखिएगा, नेचुरल सैटेलाइट होती है जो खुद में खुद बनी है या फिर भगवान ने बनाई है, जैसे कि मून। और एक होती है मैनमेड, आर्टिफिशियल। मैनमेड दो तरह की है, एक है जियो स्टेशनरी और एक है पोलर। जो धरती के पोलर ऑर्बिट में घूमती है वो होती है पोलर सैटेलाइट। इनकी हाइट सिर्फ 900 किलोमीटर के आसपास होती है और ये बहुत तेजी से धरती का चक्कर लगाती है, लगभग 85 मिनट से लेकर के 95 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी। इनका यूज भी वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है। ठीक है जी, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, या फिर आप ये मान लीजिए रेडार वेडार में भी इसका यूज होता है। लेकिन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मेनली यूज की जाती है किसी की चीज के ऊपर नजर रखने के लिए या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए, डिफेंस सिस्टम में और कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिशन में। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि एक रॉकेट की हेल्प से एक सैटेलाइट को लगभग 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया जाता है और उस ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट की रफ्तार बैठती है, ताकि वो सैटेलाइट स्टेबल हो जाए एक ऑर्बिट में, वो रफ्तार उसे दे दी जाती है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वही रफ्तार अर्थ की उस ऑर्बिट में बैठती हो। मींस सैटेलाइट धरती के साथ साथ रोटेट करती है और धरती और सैटेलाइट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? वो धरती के ऊपर किसी एक पॉइंट पर सिचुएट कर दी जाती है और धरती का जो रोटेशनल इफेक्ट के कारण वहां ऑर्बिटल वेलोसिटी बनती है, वही ऑर्बिटल वेलोसिटी उस सैटेलाइट की रखी जाती है। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर आपने यहां एक सैटेलाइट लॉन्च किया और पाकिस्तान 23 घंटे बाद यहां पहुंच गया, 17 घंटे बाद यहां पहुंच गया, तो सैटेलाइट भी 23 घंटे बाद 17 घंटे बाद वहीं होगी जहां आपको उसकी जरूरत है, जहां अभी पाकिस्तान है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? इनकी हाइट बहुत ज्यादा इसलिए रखी जाती है क्योंकि ये सिचुएट है एक जगह पर और वहां से वो ज्यादा से ज्यादा रीजन को कवर करे। ये धरती की तरह 23 घंटे 56 मिनट 57 सेकंड में धरती का चक्कर लगाते हैं या 24 घंटे में धरती का चक्कर लगाते हैं। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, मेनली 4 डेरिवेशंस के लिए बुलाऊंगा और इनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे।